अस्सलाम वालेकुम। मेरे कहानी घर में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आइए कहानी की तरफ चलते हैं। ये मेरे होश संभालने से पहले की बात है। अब्बा के मिलने वाले एक अंकल हमारे घर आए। तब मैं बमुश्किल 7 बरस की थी। मेरे वालिद ने उनको रहने के लिए घर में जगह दे दी। हालांकि हमारा घर 2 ही कमरे पर मुश्तमिल था। इस शख्स का नाम वज़ीर अली था, लेकिन वालिद इसको वीरा बुलाते थे। अम्मी ने वीरू के बारे में पूछा तो अब्बा ने बताया कि ये मेरे बचपन का दोस्त है, इन दिनों मुश्किल में है, इसके पास रहने की जगह नहीं है। तभी मैंने कुछ अरसे के लिए इसे अपने घर में ठहरा लिया है। हमारी दोस्ती भाइयों जैसी है। इसने अपनी मुश्किल बयान की तो इनकार नहीं कर सका। आपने अच्छा किया, लेकिन इसको रात में सुलाएंगे कहाँ? बच्चों वाले कमरे में ये भी परखे सोया रहेगा। अभी तो सर्दियां हैं, वरना रात को छत पर सोने का इंतज़ाम कर देता। वालदा खामोश रहीं। वो अब्बू से ज़्यादा बहस व तकरार नहीं करती थी। वज़ीर अली उर्फ वीरा दिन को एक कारपेंटर के पास काम पर चला जाता और शाम को लौट आता। वो कभी खाली हाथ ना आता था। हमेशा हम बच्चों के लिए फल, फ्रूट और कभी सुबह के नाश्ते का सामान, अंडे, डबल रोटी वगैरह ले आता। वो सिर्फ नाश्ता हमारे घर से करता। दोपहर का खाना अपने कारपेंटर दीन मोहम्मद के पास दुकान पर और रात को भी कहीं बाहर से खा लेता था। कभी कभी जब वो आ जाता तो वालिद इसरार करके इसे रात के खाने पर साथ बिठा लेते। हम सब बच्चे इसको चचा कहते थे, क्योंकि वालिद कहते कि ये मुझे सगे भाइयों जैसा अजीज़ है। बुरे दिनों में इसने भी साथ दिया था। वालिद की तनख्वाह ज़्यादा न थी, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। ताहम वीरा चचा के आ जाने से अब कुछ आसूदगी आ गई थी। खर्चा ख़त्म हो जाता तो वो अपने पैसों से राशन ले आता। कभी तेल, दाल, चावल ख़त्म हो जाते और इसे पता चल जाता, तब वो ये चीज़ें ख़रीद कर ला देता और रकम ना लेता। वो कहता कि मैं इस घर में रहता हूँ, इतना तो मेरा हक भी बनता है कि इस घर की खुशहाली में अपना हिस्सा डालूँ। अम्मी से कहता, अगर आप मुझे इन बच्चों का सगा चाचा समझ लें तो मेरे लिए इससे बढ़कर और खुशनसीबी क्या होगी कि मैं आप लोगों के काम आ सकूं। इन बातों से अम्मी मुतासिर हो गईं कि वीरा वाकई एक नेक दिल और अच्छा इंसान है। अगर हमने इसको रहने के लिए जगह दे दी तो वो भी हमारे एहसान का बदला चुकाने की पूरी कोशिश करता है। कोई अगर किसी तंगदस्त की तंगदस्ती को आसूदगी में बदल दे तो ऐसा आदमी किसको बुरा लगता है। दरअसल वीरा का किसी बात पर अपने बड़े भाई भावत से झगड़ा हो गया था। तभी वो सामान लेकर अब्बा के पास चला आया। अब भाई के घर जा रहने पर तैयार न था। वीरा अपनी कमाई से आधी रकम हमारे घरेलू अखराजात में मिलाने लगा। तभी मिलजुल कर अच्छी ज़िंदगी गुजर बसर होने लगी। माली लिहाज से मेरे वालिदैन को भी सहूलत हो गई। हम कुल 4 भाई बहन थे, सभी मुझसे छोटे थे। ये नादानी का वक्त था। मुझे वीरा चचा अच्छे लगते थे। वो पानी लाने को कहते या कोई काम कहते तो मैं दौड़ कर देती, क्योंकि बच्चे खाने पीने के शौकीन होते हैं और हम वीरा की दरिया दिली से बहुत खुश रहते थे, जो हमारे लिए तकरीबन रोज़ बिस्किट, टॉफ़ियाँ या कुछ ऐसी चीज़ें लाते जिनको बच्चे पसंद करते हैं। अम्मा भी एतराज़ न करती कि वो इनको अपने घर का एक फ़र्द समझ चुकी थीं। एक कमरे में हमारे वालिदैन सोते थे, दूसरे में हम सब बच्चे ज़मीन पर सो जाते थे। कमरे में एक चारपाई थी जो वीरा चचा को मिल जाती थी। अब तो इस शख्स को चचा कहते भी शर्म आती है, लेकिन ये रुदाद इस वजह से लिख रही हूँ कि वो वालिदैन जो गैरों पर भरोसा कर लेते हैं, मेरी ज़िंदगी से सबक हासिल करें। ये एक हकीकत है, कोई माने या ना माने, दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। अपने गैर तो बन सकते हैं, लेकिन गैर अपने नहीं बन सकते। बच्चे दिन भर खेल कूद से थक हार कर रात को गहरी नींद सोते हैं।
ہم بھی فرش پر لائن سے گدا بچھا کر برابر برابر سو جاتے تھے۔ میں اسکول جانے کے علاوہ امی کے کام میں بھی مدد کرتی تھی، لہٰذا تھک جاتی۔ رات کو پھر ایسی گہری نیند آتی کہ کسی بات کا ہوش نہ رہتا۔ تیسری جماعت کی بچی کو بھلا کس بات کا ہوش ہوتا ہے؟ تبھی جب میرے بہن بھائی سو جاتے، رات کو یہ شخص مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ چارپائی پر لٹا لیتا۔ مجھے کسی بات کا مطلب سمجھ میں نہ آتا۔ میں تو نیند میں ڈوبی ہوتی یا گہری غنودگی میں، کبھی سو جاتی، کبھی جاگ جاتی۔ پھر وہ مجھے پیسے، میٹھی گولیاں یا بسکٹ وغیرہ دے دیا کرتا اور کہتا، کسی کو یہ بات نہ بتانا۔ وہ نہ بھی کہتا تب بھی میں کسی کو کیا بتاتی، جبکہ میں خود بھی یہ بات اچھی طرح نہیں جانتی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وقت گزرتا گیا، یہاں تک کہ میں نے ہوش سنبھالا تب بھی اس کو وہی حرکتیں کرتا پایا۔ اب فرق یہ تھا کہ ساتھ میں واہیات باتیں بھی شامل ہو گئی تھیں۔ کبھی یہ باتیں میری سمجھ میں نہ آئیں۔ جس چارپائی پر ویرا سوتا تھا، اس کے آنے سے قبل یہ چارپائی میری تھی اور میں اس پر سویا کرتی تھی، جبکہ میرے چھوٹے بہن بھائی فرش پر بچھے گدے پر سویا کرتے تھے۔ ایک دو دن میں نے زمین پر سونے میں بہت بے چینی محسوس کی۔ دل میں غصہ بھی کرتی کہ کمبخت کہاں سے آ گیا جو مجھے اپنی چارپائی سے محروم ہونا پڑا۔ ویرا روزانہ بہت صبح بیدار ہو جاتا اور اٹھ کر باہر چلا جاتا، تب اپنی چارپائی پر پڑے رہنا مجھے بہت سکون دیتا۔ مجھ کو یہ کبھی خیال نہ آیا کہ یہ سب کچھ میرے حق میں برا ہے اور میں خسارے میں پڑی ہوں۔ ہم بچوں کے کمرے کے ساتھ تھوڑی سی زمین تھی۔ ویرا نے ابا کو صلاح دی، اگر تم برا نہ مانو تو اس پر 4 دیواری بنوا کر چھت ڈلوا دوں۔ کارپینٹر تو اپنا استاد ہے، چھت، کھڑکیاں، دروازے سب کچھ بہت کم پیسوں میں بن جائیں گی۔ مزدوری بھی میں خود کر لوں گا۔ ابا اس تجویز پر خوش ہو گئے۔ یوں بھی گھر میں ایک کمرے کی اشد ضرورت تھی۔ انہوں نے کہا، سر میں کڑوے تیل کی جگہ گھی پڑ جائے کیا برا ہے؟ بسم اللہ کرتے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے چند دنوں میں ایک چھوٹا سا کمرہ تیار ہو گیا۔ ویرا نے ہمارے کمرے کے درمیان دروازہ بنوا دیا تاکہ نیا کمرہ دوسرے کمرے سے جڑا رہے۔ والد نے نئے کمرے میں نئی چارپائی ڈلوا کر یہ کمرہ ویرا کے حوالے کر دیا تاکہ وہ سکون سے علیحدہ رہ سکے اور بچے اپنے کمرے میں آرام سے پڑھائی کر سکیں۔ اب ہم بہنیں گرچہ اپنے کمرے میں سوتی تھیں اور ویرا نئے میں، مگر درمیانی دروازہ آسانی سے کھل جاتا تھا۔ تبھی جب میرے والدین، بہن بھائی سو جاتے تو یہ شخص چپکے سے ہمارے کمرے میں آ جاتا۔ اب مجھ کو کچھ سمجھ آ گئی تھی۔ میں اسے کہتی، چاچا ہمارے کمرے میں رات کو نہ آیا کرو ورنہ میں ابا کو بتا دوں گی۔ تبھی وہ مجھے یہ کہتا کہ تیرا ابا تمہاری بات پر یقین نہ کرے گا بلکہ میری بات کا یقین کرے گا، کیونکہ میں اس کو اپنی آدھی تنخواہ دیتا ہوں۔ میں کہہ دوں گا کہ تم خود آتی ہو، کیونکہ تم لوگ ہر روز مجھ سے چیزیں لینے کی فرمائش کرتے ہو اور میں لاتا بھی ہوں۔ کبھی فرمائش پوری نہیں کر سکا تو تم اسی غصے میں میری شکایت کرتی ہو۔ یہ سن کر میں دب جاتی، کیونکہ اس نے مجھے بہت ناسمجھی کی عمر سے دبا لیا تھا۔ میں اس سے ڈرتی بہت تھی اور پھر میری ایک نہ چلتی۔ 8 برس یہ شخص ہمارے ساتھ رہا اور اپنے معمول سے نہ ہٹا۔ ادھر میرے والدین اس کی خیر خواہی میں فکر مند رہتے تھے کہ کب تک ویرا کنوارا رہے گا، اب اس کی شادی کروا دینی چاہیے تاکہ اس کا گھر بس جائے۔ ابا کے کہنے پر والدہ نے اس کے لیے شریک حیات کی تلاش شروع کر دی۔ بالآخر ایک دن پہچان کے متوسط گھرانے میں رشتہ ڈھونڈ لیا اور وہاں ویرا کا نکاح ہو گیا۔ شادی کے بعد کچھ دن تو وہ اپنی بیوی میں کھویا رہا، پھر وہی پرانی روش دہرائی جانے لگی۔ جب اس کی بیوی میکے جاتی، وہ ہمارے کمرے میں گھس آتا۔ میں کسی کو بتا بھی نہ سکتی تھی، دل ہی دل میں جلتی کڑتی رہتی تھی۔ والدین نے تربیت ایسی کی تھی کہ کسی بات پر زبان کھولنے گردن زنی والی بات تھی۔ ابا سے بھی ڈرتی تھی کہ جانے کیا کر گزریں۔ نہ ہی تب مجھ کو اتنی ہمت تھی کہ امی کو ہی بتا دیتی۔
वीरा से मेरा झगड़ा हो जाता तो वो कई किस्म की डरावनी धमकियां देकर मुझे चुप रहने पर मजबूर कर देता। वो उम्र में मुझसे काफ़ी बड़ा था, तभी मुझ पर इसका काफ़ी रौब था। मैं पूरी तरह इसके दबाव में थी। एक दिन इसने कहा कि मेरा उस्ताद काम बहुत लेता है और मुआवजा कम देता है। मैं अलग से दुकान करना चाहता हूँ ताकि कुछ रकम इकट्ठी हो तो अपना घर ले सकूँ। वालिद ने अपने दोस्तों से कर्ज लिया और कुछ अपनी जमा पूंजी इसको देकर दुकान खोल दी। वो चंद माह में ही सारा माल ख़त्म करके चलता बना। वो तो चला गया, लेकिन इसकी वजह से मेरा ज़मीर मुझको मलामत करता रहा और मैं उलझनों का शिकार रही। मेरा ख्याल कहीं होता था, काम कहीं। अजीब गुप्ती हो गई थी। सहेलियाँ मेरी हालत देखकर कुढ़तीं। वो समझती कि मुझको किसी से मोहब्बत है और मैं इसी के ख्यालों में खोई रहती हूँ। इन्हें क्या मालूम कि मुझको अपनी इस दागदार रुदा का गम है, जिसको एक जालिम तार तार कर गया है। मैं इम्तिहान में भी इस वजह से कामयाब न हो सकी। वो शख्स जा चुका था। मेरी सुनहरी उम्र भी मेली होकर निकल चुकी थी, मगर दिल की खलिश है कि ख़त्म नहीं होती। इसके बाद जितने भी हादसे मेरी ज़िंदगी में हुए, इसी शख्स को ही इनका ज़िम्मेदार समझती हूँ। इसके चले जाने के बाद ऐसे एहसास में इस बुरी तरह गिरफ़्तार हुई हूँ कि हर वक्त खोई खोई रहने लगी। सोच सोच कर दिमाग माऊफ हो गया था कि इस गंदे इंसान को कैसे मौत के घाट उतारूँ। हालांकि ये काम मेरे बस का न था। दुआ करती, खुदा करे ये कहीं चला जाए, इसका एक्सीडेंट हो जाए या ये डूब कर मर जाए। जब वो चला गया तो कुछ दिन तक मैंने सुख का सांस लिया, कदरे सुकून भी मिला। मैं अपने कज़न नोमान को बहुत चाहती थी। इसके साथ मुझको इस बात का शदीद एहसास था कि मैं इसके काबिल नहीं हूँ। अरसे तक बस चुपके चुपके इसकी परस्तिश करती रही और मेरी बदनसीबी देखिए कि जब वो खुद मेरा बन जाने पर राज़ी हुआ तो मैंने खुद ही इनकार कर दिया। ये इनकार करते वक्त मेरे दिल पर क़यामत गुज़र गई, लेकिन इसके सिवा कोई चारा न था। इन्होंने मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगा था। हमारे दरमियान मोहब्बत का कोई चक्कर न था, मगर नोमान मुझे पसंद करता था और इसकी दुल्हन बनना तो मेरा सबसे खूबसूरत ख्वाब था। जब वालिदैन ने हाँ कह दी तो एक रोज़ नोमान ने मुझसे बात की, बल्कि मेरी रज़ामंदी के बारे में पूछा। इसने मेरी राय लेते वक्त कहा था कि देखो बीना, अगर मुझको पसंद करती हो तो हाँ कहना, मैं तुमको हर कीमत पर हासिल करूँगा, मगर एक बात तुमने मुझको बतानी होगी कि तुम्हारा माजी में किसी से कोई ताल्लुक़ तो नहीं रहा है और मैं झूठ कभी बर्दाश्त नहीं करूँगा। ये सुनते ही मेरे सारे ख्वाब पल भर में टूट गए। भला मैं नोमान को ये कैसे बता देती कि मैं अपनी ज़िंदगी की सबसे कीमती चीज़ लुटा चुकी हूँ और अब इनके काबिल नहीं रही, या फिर मैं झूठ बोलकर इनको कैसे धोखा देती, जिसकी मैं किसी देवता की तरह परस्तिश करती थी। तब दिल पर पत्थर रख के मुझे यही कहना पड़ा, मेरा ख्याल छोड़ दो नोमान, मुझे तुम अच्छे लगते हो मगर शादी के नुक्ता नज़र से नहीं। मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती क्योंकि मुझे किसी और से प्यार है और यही सच्चाई है। मेरे इनकार से नोमान महीनों बीमार पड़ा रहा। काश मैं इसे बता सकती कि मेरी चादर मेली सही, मगर मुझ मासूम पर बचपन में जुल्म हुआ है और मैंने तुम्हारे सिवा किसी को नहीं चाहा है। आज के ज़माने में लड़कियां जुर्रतमंद हैं, बोल सकती हैं, मगर हमारे ज़माने में लड़कियां गूंगी रखी जाती थीं और वो हक बात कहने का भी हौसला नहीं रखती थीं। मैंने अपनी जन्नत खुद ही ठुकरा दी। माना कि मैं पैदाइशी बुज़दिल थी, जिसने कभी अपने हक के लिए आवाज़ न उठाई। मैंने तभी अपने दामन में आए फूलों को खुद ही गिरा दिया। मुझे इकरार है कि मैंने गलत किया, मगर मैं और क्या करती। नोमान का मिजाज समझ लिया था। अपनी मजबूरी की दास्तान अपने ऊपर जुल्म की आप बीती सुना भी देती तो यकीन न था कि मुझे माफ़ी मिल जाती। आर्जी माफ़ी हर मर्द दे देता है
اور اعلیٰ ظرف بھی بن جاتا ہے، مگر دل میں ان کے جو کانٹا اتر جاتا ہے اسے نکالنا مرد کے اپنے بس کی بات بھی نہیں ہوتی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو میری کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سپورٹ ضرور کیجیے گا۔ میری کہانی کو لائک کر کے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔